Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 13. The chapter 13 name is Functioning of Indian Democracy. अब ये जो चैप्टर की हेडिंग है इसका मतलब ये है यहाँ पे कि किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन कर रही है, यानी काम किस तरह से इसका चल रहा है वो अब हम देखेंगे. So let's here start with a short intro of the chapter. India is an important democratic republic in the world. The framers of the Indian Constitution adopted a parliamentary form of the government under the democratic setup. Under this system, the executive at the center is responsible to the parliament and the executive in the state is responsible to the legislative assembly. The executive is of two types, nominal and the other one real, based on the power दे आर एबल टू एक्सरसाइज. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया जो है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इन द वर्ल्ड. और जो फ्रेमर्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से ये चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं, काफ़ी डेमोक्रेटिक सेटअप है. इसके साथ साथ इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सेंटर है इन सारी चीज़ों का, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है पार्लियामेंट की कि क्या चीज़ें करवाई जानी है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो देख रेख में कर रहे हैं. इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है उनके भी दो टाइप हैं, एक है नॉमिनल एंड द अदर वन इज़ रियल, बेस्ड ऑन द पावर दे आर द एबल टू एक्सरसाइज. और दूसरे जो हैं वो कौन है, रियल हैं, जिनके पास पावर्स हैं, जो सारी चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं. The framers of the Constitution have adopted a federal form of the government for India in which there is a mix of a unitary and the federal system. This one is the government for the whole country, which is known as the federal or the central government. Besides, there is a government for each state, which is known as the state government, and there is a division of power and jurisdiction between the central and the state government. अब देखिए यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये है कि सारी जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के लिए अपनी एक गवर्नमेंट बनाई गई है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं. और सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपना भी एक जुडिक्शन सिस्टम है जो कि सारी न्याय व्यवस्था को देखता है, क्या चीज़ें को लागू करनी है नहीं करनी है, और भी सब सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की देख रेख की जाती है. यहाँ पे एक और गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री में जानी जाती है, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, या फिर हम उसे कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट. After independence, we adopted a process of national development which is based on the policy of democracy dedicated to development and public good. The objective of the administration is to ensure a social, political and the economic justice for the people of India. अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमने एक प्रोसेस जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए लिया है, जिसके अंदर कई सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए लाई गई है जो कि पब्लिक के लिए अच्छी हो. वो सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, ताकि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडिया जो है डे बाय डे बेटर होता चला जाए. अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ एज फॉलोज: the central government, state government and the local government. The central government comprises the president, the prime minister and the cabinet minister, Indian parliament and the Supreme Court, etc. The state government include the governor, the chief minister, the cabinet minister, the Vidhan Sabha and the high court. अब देखिए यहाँ पे बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये क्या क्या कंप्राइजेस करता है, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और इंडियन पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडर आती हैं. स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या इंक्लूड करता है, गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द विधान सभा एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. Now we see the local government include the municipal corporations. अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो कौन कौन सी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत एंड द ग्राम पंचायत. For proper administration, the country is divided into states, revenue division, districts, tehsils and the villages. In this way, the administrative setup is properly organized from top to bottom level. अब देखिए यहाँ पे जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यहाँ की, टॉप टू बॉटम आपको प्रॉपरली क्या है इसका सेटअप किया गया है ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि कौन सी चीज़ किसकी देखभाल करनी है, कब कौन सी चीज़ का क्या ख्याल रखा जाना है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं. To make the democratic setup a practical and useful, administrative power are extended and given up to the regional and the local level. For this, the local self-government have been provided every unit of administration discharges in duties and the functions allotted to them. It is expected that these units discharge their duties and the responsibilities as per the wishes and the aspiration of the people.
अब देखिए यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बताया गया है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अंदर किस किस तरह की चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो क्या क्या है सिस्टम में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर्स के अंदर भी पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं जो कि राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग अ प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है। ये जो ट्री डायग्राम बनाया गया है ये उस चीज़ को बताया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हैंडल की जा रही हैं। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की देखें तो स्टेट गवर्नमेंट में देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम है। लेजिस्लेचर के भी अपने दो ब्रांच हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। एग्जीक्यूटिव में भी गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, जुडिशरी में हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। That form of the government under which the powers of the government are divided by the constitution between the central government and the provincial or the state governments, the sources of the powers in respect of both the government in the constitution. The constitution is supreme. The procedure of amendment in the constitution is generally difficult and the supremacy of the judiciary is essential. So also it is essential that the constitution is written and rigid, and such form of government is known as the federal form of government. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी चीज़ें लागू की जाती है वो सेंट्रली लागू की जाती है। कई सारे प्रोविंशियल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उनको पास किया जाता है, नहीं भी किया जाता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर भी कोई भी अमेंडमेंट है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मत होना ज़रूरी है, यानी बहुमत होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो क्या नहीं है, सारी चीज़ों का जो है ये हिसाब किताब लिया जाता है। उसके बाद जो है वो अगर सही है तो उसे लागू किया जाएगा और नहीं तो उसे वहीं पर रद्द किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिटन और रिजिड है, मतलब उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जो कि हम अमेंडमेंट है वो हम कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें बहुत सारी लीगैलिटीज़ से होके गुजरना होता है। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिससे आपको पढ़नी है, आप पढ़ लीजिएगा। देयर इज़ अ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। Now we see Indian has been termed in the constitution as a federation of the state. The characteristics of the federal government are present in Indian constitution. In the federal by the constitution, presently in the Indian Federation, there are 29 states and the Indian government system are as follows. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन स्टेट से रिलेटेड है, मतलब सारे स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, यानी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी है कि इंडियन फेडरेशन में अभी 29 स्टेट्स हैं जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, यानी जैसे कि उसमें कई सारे ऐसी भी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है प्रेजेंट है इंडियन गवर्नमेंट में, वो सिस्टम्स क्या है वो हम यहाँ देखेंगे आगे। which is a dual government. In the Indian Union there are both the government which is union government and the state government, and there is an executive in the union where there is a council of minister and there is a president and the prime minister, and there is a legislative which is a parliament of people representative. Similarly in the states also there is a executive and legislature wherein there is a governor and the council of minister under the chief minister and the legislative assembly of people representative. This arrangement is known as the dual form of government. अब देखिए यहाँ पे dual government की बात की गई, तो dual government क्या है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम ध्यान देंगे। जैसे इंडियन यूनियन टेरिटरी की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कई सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, यूनियंस है जो क्या कर रहे हैं काउंसिल मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करें, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, इन सारी चीज़ों जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्यूल फॉर्म चल रहा है कि कोई काम अगर किसी को बताया गया है तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर भी ध्यान देने के लिए कई सारे लोग हैं। तो ये क्या है कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पूरी चीज़ों की अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर रखने में। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसे ही हम ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे हम डिवीजन ऑफ पावर। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंगली द सेंटर एंड द स्टेट्स मेक अ लॉज एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द सब्जेक्ट्स अंडर देयर जुडिक्शन। द पावर हैव बीन एलोकेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो डिवीजन ऑफ पावर की बात अगर हम देखेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है, यूनियन स्टेट्स जो हैं वो जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसमें सेंटर और स्टेट मिलके जो है लॉ मिलके बनाते हैं सारे सब्जेक्ट्स और सारी चीज़ें न्याय व्यवस्था को ध्यान रख के। तो ये पावर जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एलोकेटेड है इन द फॉलोइंग मैनर विच वी सी। द यूनियन लिस्ट विच कैरीज 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस आर कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट, in which subjects like defense, foreign affairs, defense forces, finance, communication, railway are prominent.
The state list 62 subjects of the regional importance like justice, police, education, and the agriculture, social welfare, etc. are in this list. तो देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट भी है डिवीजन पावर में और स्टेट लिस्ट भी है, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। 97 सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, 62 सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस में, स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 47 सब्जेक्ट्स हैं इन दिस लिस्ट, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स एंड 1 more subject were added, and then thus presently there are the 52 subjects: marriages, divorce, trust and the trustees, forest, wildlife protection of the birds, social security and the social insurance, labor, welfare are some of the important subjects. Both the central and the state government can frame a laws on the subject contained in the concurrent list, but if a law has been enacted by the central government, then shall it be enforced. अब देखिए इसके साथ साथ जो है और भी सब्जेक्ट्स जो है वो आए हैं, जो कि मैरिज, डिवोर्स, ट्रस्ट और ट्रस्टीज़, फॉरेस्ट, लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है और भी नए सब्जेक्ट्स क्या हुए इनमें ऐड किए गए हैं। So now here we see the residual powers. If a certain subjects remain over and above the 3 lists, such subjects shall be with the union government. अब देखिए यहाँ पे जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम वो यहाँ पे देखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेसिडुअल पावर है मतलब क्या है, जो यानी बची कुछ जिम्मेदारियाँ और बची कुछ जो पावर है वो किस तरह से है, वो अब हम यहाँ आगे देखेंगे। जो थर्ड है वो क्या है, जो भी बची कुछ है वो बाकी की सारी चीज़ें जो 3 लिस्ट बताई गई हैं उसी में से बाकी सारी चीज़ों को क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने उन सारे सब्जेक्ट्स को उसमें बांटा हुआ है ताकि उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा सके। अब हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सुप्रीमेसी एंड द रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम and basic law of the country. The union and the state government follow the constitution. Under this system of the government, to ensure the supremacy of the constitution, the procedure of the amendment has been made difficult. अब देखिए सुप्रीमेसी जो बताई गई है रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ये इजी होता कि आप ऐसे ही कोई भी अमेंडमेंट कर ले, कोई भी संशोधन कर ले, तो हर आए दिन क्या होता, नए लोग खड़े हो जाते और कहते कि हाँ हमें इस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। तो इसलिए इस चीज़ को क्या किया है, ये बदला गया है और उसमें सुप्रीमेसी रखी गई है, यानी इस चीज़ में क्या है, कहीं ना कहीं रिजिडिटी है। यानी आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई अमेंडमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपको कई सारे लॉस जो हैं वो आपको माननी होगी, कई सारी लीगैलिटीज़ के थ्रू आपको आना होगा, सारे लोगों का बहुमत है या नहीं है, सच में उस तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं, और सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए बेसिकली हमें आगे बढ़ना है, तब ये प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का आगे बढ़ेगा। और इसीलिए इसे इतना डिफ़िकल्ट बनाया गया है ताकि कोई भी संशोधन जो है वो इस तरह से आसानी से ना हो। कई सारी चीज़ें जब होगी, लोगों को पार करनी होगी, तब उन्हें समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, और अगर सच में इस चीज़ की ज़रूरत है और ये अमेंडमेंट होना चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेंगी। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, तो उसमें सुप्रीमेसी जो है और जुडिशरी सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्याय व्यवस्था का सही तरह से होना। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सुप्रीम कोर्ट है ये मेन प्रोटेक्टर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। लॉज फ्रेम्ड एंड द डिसीजन टेकन कॉन्ट्रारी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी लॉज फ्रेम किए गए, जो भी डिसीजन ली जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो अगर लागू की जानी है तो की जाएगी, नहीं तो उसे नल और वॉइड भी घोषित करने का हक है सुप्रीम कोर्ट को। नेसेसरी प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और कई सारी जो प्रोविजंस हैं वो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ताकि इंडिपेंडेंट यानी जो न्याय व्यवस्था है वो बिना किसी हम क्या कह सकते हैं, बिना किसी डिपेंडेंसी के बहुत ही इंडिपेंडेंट वे में लिया जा सके। Two houses of the legislature. As per the federal form of the government, Indian legislature has two houses. First house is called the parliament and the second one is called the council of the state. The council of the state is known as the Rajya Sabha, represents the state in the council state, and the representative from the states are indirectly elected. Member of the parliament are elected directly by the people. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है स्टेट्स की, तो जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के लिए होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, यानी जो हम इलेक्शन लड़ते हैं और जब हम वोट करते हैं तो हम जिन्हें इलेक्ट करते हैं ये उनकी बात यहाँ पे की गई है। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. Out of many characteristic features of the federal form of the government in India, some features make the federation strong. It is clear from the division of power that the union has been
given exclusive power on important subjects. It has also been given an important in respect of laws. Laws can be framed under the concurrent list. Besides, the importance in respect of laws. Laws to be framed under the concurrent list besides with such subjects which do not find place in any of this list. They are also with the jurisdictions of the union government. These powers of the union are known as the residual powers. अब जो फेडरल पावर है उसको और भी जो चीज़ें हैं वो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो उसमें कई सारी चीज़ें कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं जो कि एज रेसिडुअल पावर काम करते हैं। Like, in spite of clear division of power between the union and the state, it is necessary that there should be a proper cooperation between the union and the states for successful administration. There are certain provisions in the constitution through which the union exercise effective control over the states. अब वो क्या क्या है चलिए हम देखेंगे यहाँ आगे। Direction to the state government. The central government gives the direction to the state government on subjects of the national importance, and the states follow this direction. Subjects like a national defense, political relation with a foreign country come under this category. Entrust some works of the union subjects to the states. अब डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कई सारी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को राइट डायरेक्शन देती है कि किन सब्जेक्ट्स पे किस तरह का इंपॉर्टेंस है, क्या काम करना है नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिफेंस और फॉरेन कंट्रीज़ के रिलेशंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्हें बताई जाती हैं। Entrust some works of the union subjects to the state. The union executive can entrust some works to the state government. The union can give the directive to the state to follow any international treaty or agreement. Such as instruction can also be given in respect of subjects like a security of a railway track etc. अब इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें जो है वो उन्हें डायरेक्शन दी जा सकती है, लाइक इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के बारे में या फिर और भी दूसरे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सिक्योरिटी को लेके, रेलवे ट्रैक्स को लेके या अदर चीज़ें जो हैं उन सारी चीज़ों पे। अब हम देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। In India, certain services are also like all India services, like the Indian Administrative Service, which is IAS, the Indian Police Service, which is IPS, and etc. Selection to this service is made by the Union Public Service Commission. The service conditions of this service are decided by the central government. Besides the serving in their respective state, these officers serve in the center from the time to time. Thus the central government exercise the control over the states. अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरे सर्विसेज के बारे में बताया गया, जैसे एडमिन IAS ऑफिसर्स हैं, पुलिस IPS ऑफिसर्स हैं या और भी सारी जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ों की सर्विसेज जो है वो कौन तय करता है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, विच इज़ द UPSC। एंड द सर्विस कंडीशन जो है ये पूरी डिसाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ इसके सारे ऑफिसर्स जो हैं टाइम टू टाइम सारी इंस्ट्रक्शंस इन्हें ऊपर से मिलती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और यही सारी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करनी होती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस। The money which state government receive from the tax is insufficient. Important sources of the income are with the central government. The center gives the grant to the state government from time to time. Through such grants, the center exercise control over the states. अब देखिए जो मनी रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं इनकम के, उस तरह से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। इसके साथ साथ जो है सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट की जाती है टाइम टू टाइम उसे यूज़ करने के लिए। Now we see the powers of the parliament. The parliament has the power to divide a state from one state by integrating a two state or some part of the state and form a new state. Parliament has the power to increase or decrease the area of a state or change the boundaries of the state. अब पार्लियामेंट जो है उनके भी अपने पावर होते हैं, जैसे वो एक स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं या दो स्टेट्स को एक स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी जो बाउंड्री लाइन है उसे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनका एरिया जो है बेसिकली उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है मेक अ लॉज इन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। The state have the power to frame laws and administer them, but this power is not exclusive. The parliament can enact laws on the state subject in the following circumstances. In case where the Rajya Sabha
which is the Council of the States, declares the subject of the state list as subject of the national importance. When the President declares the emergency, when the state is under the President rule and the legislative power of the state have been transferred to the Parliament, if the state of legislative assembly itself passes a resolution that the Parliament should enact a law on a particular subject. अब यहाँ पे देखिए कुछ लॉज बताए गए हैं सर्कमस्टेंसेस स्टेट सब्जेक्ट्स को रिलेटेड, जैसे कि अगर देखिए जो चीज़ बताई गई है वो क्या है, मेक लॉज एंड सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लॉ। द स्टेट हैव द पावर टू फ्रेम लॉज एंड एडमिनिस्टर दैम बट दिस पावर इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होता है, यानी जो स्टेट है उसके पास ये पावर होता है कि वो कुछ लॉज जो है वो बना सकता है, उस पर एडमिनिस्टर कर सकता है, पर ये जो पावर है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है वो इस पर एनेक्ट करेगा स्टेट सब्जेक्ट पे इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे अगर कंडीशन आती है तब। इन केस वेयर राज्यसभा डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर राज्यसभा ये चीज़ डिक्लेयर करती है कि जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि नेशनल इंपॉर्टेंस भी रखता है, या तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि इमरजेंसी है, या फिर स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर है और लेजिस्लेटिव पावर जो भी है वो ट्रांसफ़र कर दी है पार्लियामेंट को, या फिर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खुद ये रिजोल्यूशन पास करता है पार्लियामेंट को कि आपको इस पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एनेक्ट करना है। This characteristics of the Constitution indicates that the Union government is more powerful, although the subject under the Union and the state have been declared into the three lists, but such subjects which are not there in any of these lists, such powers are the residual power. अब जो लिस्ट यहाँ पे क्या कर दी गई है पावर्स को वो यहाँ पे है, बट इसके अलावा भी और भी कुछ रेसिडुअल पावर्स होती हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं की गई हैं। इसके साथ साथ देखेंगे हम organs of the government. There are three organs of the government. That one organ of the government which frames the laws is called the legislature. The organ which enforces the law that and ensures that they are followed is called the executive, and the organ which punishes those who do not follow them is called the judiciary. These three organ make the government. अब organ क्या है गवर्नमेंट की, देखिए एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है, बेसिकली ये नेता और मंत्रियों से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि द लेजिस्लेचर में हैव वन और टू हाउसेस वेयर देयर आर टू हाउसेस, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द सेकेंड वन इज़ अपर हाउस। द लेजिस्लेचर परफॉर्म द मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट वंस आर, देखिए अब जो भी लेजिस्लेचर होते हैं उनके दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस होता है, उसमें भी उनके कई तरह के काम जो होते हैं वो जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे बताए गए हैं। First one is framing laws. The legislature prepare the laws for a property governing the country. दूसरा है amendment in the constitution. The constitution has given power of the amendment in the constitution to the legislature. Parliament make the necessary amendment as per need. जो भी amendment की जा रही है constitution में वो as per need की जाएगी. Administrative function. The legislature also discharge the important function of the exercising control over the executive. In the parliamentary form of the government, the executive is responsible to the legislature. Thus, the legislature exercise the control over a executive. जो भी चीज़ें जो हैं डिस्चार्ज की जा रही हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन की, उसको कंट्रोल करना एग्जीक्यूटिव का काम का है। इसके साथ साथ जो भी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना जो है उनका उन पर कंट्रोल रखना वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। टू डिसाइड द पॉलिसी फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट, जो भी लेजिस्लेचर होते हैं ये डिसाइड किए करते हैं कि क्या पॉलिसीज़ लानी है नहीं लानी है, और सारी चीज़ों को सैंक्शन की जाती हैं और ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये फॉर्मुलेटेड की जाती हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा। फंक्शंस रिलेटिंग टू द फाइनेंस, द लेजिस्लेचर डज नॉट वर्क फॉर इम्पोजिंग और रिड्यूसिंग द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दस इट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द मनी रिसीव फ्रॉम द पीपल। अब ये जो लेजिस्लेचर होते हैं ये जो अभी इंड्यूस करते हैं टैक्सेस और सारी चीज़ें रिड्यूस करते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग सैंक्शन नहीं की जाती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, बल्कि ये कंट्रोल जो भी रहता है जिस तरह से रिसीव किया गया है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस, द मेंबर deliberated on the different subject and the problem placed before the houses. They discuss all the aspect of the proposal law before the passing it and so that the law may really benefit the public. अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन जो बताया गया है वो बताया गया है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन किया जाता है जो भी सही चीज़ है लॉ के अकॉर्डिंग उसे पास की जाती है, उसे प्रपोज की जाती है, और नहीं तो उसे
वहीं पे रद्द किया जाता है। ये डिस्कशन जनरली बेस्ड ऑन होता है पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें वो उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Now we see the judicial function. In many countries, the legislature does not work for the judiciary also. The legislature only can remove the president by impeachment. America also, the legislature take decision on the motion of the impeachment against the president. अब देखिए जो जुडिशरी फंक्शन है वो बहुत सी कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो इस तरह का नहीं है कि जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी की तरह काम कर रहा हो या उनके लिए काम कर रहा हो, बल्कि कई जगह तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने के लिए भी उनका ये काम होता है, वो ये सारी चीज़ें भी करते हैं। Constitution of the committee and commission. Such subjects in which there is a necessity of giving a deep thought or where minute examination from all point of view is needed, the legislature appoint the committee and the commissions of the officers for them. Control over foreign policy. In many countries, treaties and agreement with other country cannot be enforced without the approval of legislature. In many countries, permission of the legislature is necessary for waging a war with another country. अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें बताई गई हैं कि कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, जो भी चीज़ें लाई गई हैं अगर भेजी जा रही है, कोई भी पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस की जा रही है तो उसका अप्रूवल उन्हें तभी मिलेगा जब उन पे उस कंट्री का यानी हमारी कंट्री का कंट्रोल होगा, तभी इस चीज़ की परमिशन जो है उन्हें दी जाएगी अनदर कंट्री को। वर्क रिलेटिंग टू द इलेक्शन. In India, the president is elected by the election representative of the parliament and the legislative assembly in many countries. अब जो इंडिया है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किन के द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, वो सारे लोग मिलकर जो है वोट करते हैं और फिर वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट. इन आवर कंट्री द लेजिस्लेचर एट द सेंटर इट इज़ कॉल्ड द संसद. इसमें जो है दो सभा होती है, एक लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा इज़ नोन एज हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा इज़ नोन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट. लोकसभा में जो है इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इट इज़ नोन एज द अपर हाउस. Although there are two houses of parliament, President of India in their integral part, and thus the parliament comprises of the houses of the people, the council of the state, and the president. Now we see the house of people. It is the lower in case of maximum number of member in house can be 545. Its numbers are elected to the jurisdiction, direct election by the voters of the respective constituency in the हाउस रिजॉर्ट. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया क्या गया है, जो भी 29 स्टेट्स हैं वहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन करने के बाद जो उनके वोट से जो इलेक्ट किए जाते हैं वो उन्हें यहाँ पे भेजा जाता है. इसके साथ साथ इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है. इसके साथ साथ इनके और भी सारी चीज़ें जो है फंक्शंस होती हैं वो बताई गई हैं जो कि लिस्ट की गई हैं यहाँ पे, जैसे कि टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस. ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए बताई गई है. इसके साथ साथ जो लोकसभा के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो यहाँ पे शो की गई है, जैसे कि ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी 25 ईयर्स और मोर, शुड नॉट बी एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट इन द जनरल ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब कोई भी सरकारी या केंद्र सरकारी काम ना करता हो, किसी तरह का इंस्टॉलमेंट हो या कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ना किया हो. ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंडेटरी है, वरना वो क्या होते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं. अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट विच इज़ द पावर्स ऑफ द लोकसभा. हाउस ऑफ द पीपल. द पावर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आर अंडर legislative power. Main function of the House of the People is framing of laws as per the Constitution. Power of House of the People and Council of the State are equal in respect of framing of laws. But in practice, in the House, people are more powerful. Generally, all important bills are presented only in the House of Peoples. अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऐसा हाउस ऑफ पीपल है जहाँ पे लॉज को फ्रेम किया जाता है, और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के और भी पावर्स जो हैं ये रखता है. इसके साथ साथ ये और भी सारे रिस्पेक्ट जो रखता है वो लॉ के रिगार्डिंग रखता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है. सारे बिल्स को ये प्रेजेंट करता है और कई सारे नए बिल भी पास कर सकता है. फाइनेंशियल पावर. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द हाउस ऑफ पीपल पावरफुल टू द फार एज फाइनेंशियल मैटर आर कंसर्न. Finance bills are initiated in the House of People only. Although the finance bills are sent to the Council of State after passing by the House of People, but the Council of the State has to record a sanction to the finance bill within 14 days. अब देखिए जो फाइनेंशियल पावर की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हाउस ऑफ
पीपल को ये पावर दी गई है कि फाइनेंशियल मैटर का जो भी कंसर्न है वो देखें। इसके साथ साथ जो भी फाइनेंस के बिल हैं उन पे को इनिशिएट किया जाता है यहाँ पे सिर्फ तब जब बिल्स को काउंसिल ने स्टेट काउंसिल ने मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो उसे पास करते हैं बाय द पीपल of the state according to the sanction of the finance bill within a 14 days. Control over the executive. According to the constitution, the council minister is responsible to the house of the people, and the council of the minister is functional till it enjoys the confidence of the house of people. The member of house of people exercise control over the government by asking question in the bringing a motion of adjournment and no confidence in respect of government policies. अब इनका जो कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर रहता है, मतलब ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जो भी लेजिस्लेचर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखते हैं, जो भी काम करवाना है नहीं करवाना है तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल इनके पास होता है। इसके साथ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस ऑफ पीपल, द लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट विच इज़ राज्यसभा टुगेदर कैन मेक द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है अमेंडमेंट यानी संशोधन जो है वो पारित कर सकती है संविधान में। Election of the President and the Vice President. The President is elected by the member of the Electoral College consisting of the elected member of the both House of the Parliament and elected member of the Legislative Assembly of the state. The Vice President shall be elected by the member of the Electoral College consisting of member of both Houses Parliament. The election shall be according to with the system of the proportional representation by means of a single transferable vote. Voting shall be by a secret ballot. Forum of a people's view. Since the House of People is a house of members elected by the public, therefore the views expressed by the members are considered be the view of a people. House of the People is the mirror of the people's aspiration of the feeling. अब देखेंगे miscellaneous function. Lok Sabha can bring a motion of the impeachment in the president. It can discuss the proposal passed by the Council of the State for the removal of a vice president. It can discuss the proposal of an impeachment of the judges of the Supreme Court and High Court. It is necessary for the Lok Sabha to confirm the emergency proclaimed by the President within a month, otherwise the proclamation shall be automatically nullified. अब हम देखेंगे the Council of the State यानी कि राज्यसभा. The second house of the Parliament is known as the Council of the State and also called the upper house of the Parliament. It is permanent house and it cannot be dissolved. ये एक ऐसी राज्यसभा है जो कभी स्थगित नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हर साल 2 साल में 3 साल में रिक्रूटमेंट होती रहती है, नए लोग पुराने लोग जाएंगे नए लोग आएंगे, तो ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। अब हम देखेंगे मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल स्टेट इज़ 250 आउट ऑफ 230 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, रिमेनिंग 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर आर द 11 मेंबर्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो 11 लोग हैं वो मध्य प्रदेश से हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के। अब चलिए हम देखेंगे आगे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट आर द सेम आर फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। द ओनली डिफरेंस इज दैट द एज लिमिट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल स्टेट इज़ 30 years एंड अगेंस्ट 25 years फॉर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा के लिए जो एज है वो 30 years से ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कि लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ 25 years है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बाय अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन system. The council of the state shall not be subject to a dissolution like the house of the people. The tenure of its member is 6 years. 1/3 of its member retire after every 2 years. In their place, a new member are elected. Thus, देयर इज़ अ कंटिन्यू इन द टेन्योर ऑफ अ काउंसिल। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि जो काउंसिल ऑफ द स्टेट है ये ऐसा है कि यहाँ डिसोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है 6 साल का काम करने का, और इसका 1/3 पार्ट जो है वो हर साल हर 3 ईयर में क्या होता है बदल के नया मेंबर आते रहता है। तो क्या होता है कि ये कंटिन्यू चलते रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। The Vice President of India is the ex-officio chairman of the Council of the Rajya Sabha. The member of the Council of the State elect one member from amongst them as Vice Chairman, and the duration of the office of the Vice Chairman is 6 years.
and the function of the chairman are to preside over the meeting of the Rajya Sabha and conduct the business of the houses. अब जो ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट की, उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी चेयरमैन है काउंसिल स्टेट की, उनकी हेल्प करना डिप्यूटी में, इसके साथ साथ तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है उनके एक्स ऑफिसर्स चेयरमैन की काउंसिल की एंड राज्यसभा की, उनकी सारी चीज़ें, सारी मेंबर्स के बीच में जो भी बातें चल रही हैं, ड्यूरेशन क्या होगा, सारी चीज़ों का ख्याल रखना। अब पावर्स क्या है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के? एक्सेप्ट द फाइनेंस मैटर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट नॉर्मली एंजॉय ऑल पावर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर छोड़ के बाकी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं, और यहाँ हम कह सकते हैं इनका पार्ट होता है यहाँ पे, जो कि हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। द काउंसिल ऑफ द स्टेट enjoy the power of the legislation which vests in the house of the people. Any bill can be initiated in either in the of the house, but unless both the houses pass a bill, it cannot become an act. अब काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है वो पावर को इंजॉय करें लेजिस्लेशन को, पर कोई भी बिल जो है वो इनिशिएटेड नहीं होगा जब तक कि वहाँ से वो पास नहीं किया जाएगा या फिर उसे एक्ट नहीं बनाया जाएगा। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल पावर। Any finance bill is initiated only in the House of the People. In respect of the financial matter, power of the Council State are negligible. Any money bill is sent to the Council of the State only for the consideration. After it is presented in the House of People and it has to be passed by within 14 days. जो भी चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें पास करवाई जाएगी वो 14 दिन के अंदर हमें पास करवानी होती है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, इनका कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव्स पे। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम देखेंगे आगे। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। लाइक द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। They have power to discuss the motion of the impeachment of the president, vice president and judge of the Supreme Court and High Court. इन्हें जो है सारी इम्पीचमेंट का जो मोशन है डिस्कस करने का हक होता है रिलेटेड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इमरजेंसी प्रोमोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी कन्फर्म बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट विद इन 1 मंथ। जो भी अगर इमरजेंसी लागू की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन्हें 1 महीने के अंदर जो है उसे कन्फर्म करना होता है बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट। The Council of the State has the 2 special power which are not available to the House of the People. इनके पास जो है 2 पावर होते हैं जो कि लोकसभा के लोगों के पास नहीं होते हैं। जल्दी देखेंगे हम वो क्या है। The Council can declare a subject from one state list to a subject of the national importance under the circumstances of the Parliament acquire the power of a frame law on that subject of the state list. The Council of the State in the national interest may pass a resolution organization of all India services. Such resolution has to be passed by the law which is a third majority of vote of the members president who gave the right to vote. Principally, both the houses of the Indian Parliament have a equal power, but in practice, the House people have a more power because देखिए सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट को प्रिंसिपली एक जैसी मिली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द सेकेंड थिंग इज़ द हाउस ऑफ पीपल इज़ पावरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड बिल्स। नाउ वी सी द प्रोसीजर ऑफ अ पासिंग बिल। अब क्या प्रोसीजर है किसी भी बिल को पास कराने का? फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। मतलब सबसे पहले जो है आपको बिल को रीड करना है, प्रेजेंट करना है सबके सामने कि वो क्या है, कैसी है। इसके बाद जब है वो डिसाइड किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा उस पर, और फिर अगर वो ठीक है तो उसे फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग इस तरह से किया जाएगा। अगर ठीक रहती है तो फिर उसे आगे बिल को भेजा जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रीडिंग। बिफोर द कमेंटमेंट ऑफ द सेकेंड रीडिंग कॉपीज़ ऑफ द बिल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। मतलब अगर फर्स्ट रीडिंग में ठीक ठाक लगी तो सेकंड रीडिंग में सारा जो मटेरियल है उसको कॉपी करके सभी मेंबर को दिया जाता है ताकि वो देखें और बताएं। अगर उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके रहता है, तो फिर बिल को आगे भेजा जाता है, विच इज़ अ कमेटी स्टेज। अब यहाँ पे क्या है, जो हाउस है वो छोटी छोटी कमेटी में डिवाइड किया जाता है और हर मिनट यहाँ पे जो है नए आर्टिकल और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर डिस्कस की जाती हैं और सभी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से ठीक होती हैं तो पीपल उसमें अमेंडमेंट करवाते हैं। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है, किसी तरह का
जो है चेंजेस उसमें चाहिए तो। रिपोर्ट स्टेज, कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी अलॉन्ग विद द suggested are given to the member of the house. The house may accept the report of committee in as it is. Discussion take place in the house on the bill. Detailed discussion take place on every section of the bill. In the end of the voting take place. Now we see the report stage. Copies of the report of the committee along with the attachment suggested are given to the member of the house. The house may accept the report of committee as it is, and the discussion takes place in the house on the bill. Detailed discussion takes place on every section of the bill, and in the end voting takes place in the bill to be passed. After voting, then the stage is deemed to be over. अब रिपोर्ट स्टेज जो है यहाँ पे क्या होगा, सारी कॉपीज़ जो है रिपोर्ट की सबको दी जाएगी। उस पर भी एक अच्छा खासा डिस्कशन किया जाएगा कि बिल का डिटेल में कि क्या ज़रूरत है नहीं है या उसके अंदर क्या खासियत है। सारे सेक्शन जो हैं उस बिल के अच्छे से क्लियरली पढ़े जाएंगे। उस पर वोटिंग की जाएगी। जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है तो वोटिंग अगर ज़्यादा है कम है जो भी जिस तरह से डिसाइड की जाएगी वो आगे बढ़ती है। विच इज़ अ थर्ड रीडिंग। After the report stage, the stage of the passing of the bill is called the last stage or the third reading. अब ये रिपोर्ट स्टेज के बाद जो स्टेज आता है बिल पास करने का, ये लास्ट स्टेज होता है या फिर हम कह सकते हैं थर्ड रीडिंग। At this stage, the deliberation take place only when to be a main feature of the bill and not on every section of the bill. At this stage, no changes are made in the draft of the bill. If the bill is passed by the House, it is sent to the another House in order to signature of the Speaker or the Chairman of the House. अब देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है सारी डिस्कशन के बाद इसमें कोई भी डेलिब्रेशंस नहीं होते। सारे मेन फीचर जो बिल के जैसे कि तैसे रहते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी चेंजेस आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते उस ड्राफ्ट में। और जैसे ये पास हो जाता है तो उसके बाद जो भी स्पीकर्स होते हैं वो हाउस स्पीकर्स और चेयरमैन के द्वारा साइन करके इसे आगे बढ़ाया जाता है। Sending bill in the second house. When a bill is passed in a house, it is sent to the another house or in the upward manner. अब इसके बाद देखिए जो सारी चीज़ें हैं वो दूसरे हाउस को भेजी जाती हैं ताकि उस पर डिस्कशन किया जाए। सारी चीज़ें सही हैं तो फिर उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। Assent of the President. When the bill is passed in both the houses of the Parliament, it is sent to the President for assent. After the assent of the President, the bill becomes the law and it published in the Government Gazette. On ordinary bills, our President may give assent or send it to the reconsideration of both the houses. If both the houses again pass the bill, the President has to give assent. देखिए जैसे ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है उस उन्हें अगर सारी चीज़ें सही लगती हैं तो वो बिल पे साइन कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है वो एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है और वो उस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ और विचार करना है, तो उसे वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं। और अगर बिल वापस से पास कर दिया जाता है तब प्रेसिडेंट को उसे आगे बढ़ाना ही पड़ता है। Now we see the money bill. Money bill are passed in a different manner. Money bills are introduced only in the House of the People. The House of the People, after passing a money bill, sends it to the Council of the State for consideration. It has to pass it within a 14 days. Even if the Council of the State suggests some amendments, the bill is deemed to have been पास। अब देखिए जो भी बिल है बेसिकली मनी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे पास की जाती है। ओवर द डिस्कशन जो भी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, अगर कंसिडरेशन में आती हैं तो उसके बाद जो है हाउस ऑफ द पीपल उसके आफ्टर कंसिडरेशन जो है आगे भेजते हैं। फिर स्पीकर जो होता है वो उस बिल के ऊपर कंसिडरेशन करता है, यानी वापस से उस पर विचार किए जाते हैं और फाइनली उसे ऑथेंटिकेट करके प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है। अगर हम अब एग्जीक्यूटिव देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव जो है ये अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, मतलब सारे काम काज को जो ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन आवर कंट्री हैव द फेडरल सिस्टम, देयरफॉर द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफ टू टाइप, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के भी दो टाइप होते हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। और इससे जो भी चीज़ें पास करवाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें ली जा रही हैं करने के लिए कही गई हैं, उन सारी चीज़ों को पास करवाना और काम में
लाना या ऑर्गेनाइज करना इनका डिपार्टमेंट होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो है वो हमारे हेड ऑफ द यूनियन होते हैं। अब इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की होनी चाहिए। शुड नॉट बी एनी, ये किसी भी तरह की यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट का काम ना करते हो, किस तरह का पावर जो है वो ना ले रखते हो, जो है यूज़ ना करते हो प्रॉफिट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। सारे सेंट्रल पावर जो है प्रेसिडेंट के अंदर होते हैं। ही शी विल बी यूज द पावर कॉज टू बी देन सबऑर्डिनेट स्टाफ एज पर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन provided the president shall function only according to the advice of the cabinet and advice shall be binding upon him। अब ये जो है कोई भी अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद जो है प्रेसिडेंट तभी फंक्शन करेगा जब कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी लोग जो है मिल के एडवाइस करेंगे क्या सही है नहीं है या ऐसे करने की ज़रूरत है या नहीं। पूरे डिस्कशन के बाद जो फाइनल चीज़ें निकलेंगी उसके अकॉर्डिंग ही ये काम आगे बढ़ाएंगे। पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास? वो दो तरह के। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन पावर ड्यूरिंग अ पीस टाइम, जो कि शांति का कंडीशन है उस समय में जो भी पावर है वो उनके हाथ में होगा। इसके अलावा जो है अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन जो है यानी पावर इनके पास जो इमरजेंसी के समय पे भी पूरा पावर होगा। अब पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो अब हम देखेंगे आगे। ये वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर द डे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर्स के इस पोर्शन से रिलेटेड।